आज हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और कुछ मेन सोर्स मतलब किन-किन पदार्थों से हम कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं मतलब जैविक अणु। ये हमारी संरचना में भाग लेते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करते हैं। जो भी हमारी कोशिका की संरचना होगी उस संरचना में ये भाग लेते हैं और दूसरा इसका जो मेन काम है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो हमारा शरीर सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फैट्स या लिपिड्स की तो वो लगभग 1 ग्राम फैट या लिपिड से 9.2 कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। लेकिन हमारा शरीर ऊर्जा सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उन सभी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वही ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम इसके रासायनिक संयोजन की बात करें कि इनमें कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये बनता है। ठीक है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। कभी-कभी नाइट्रोजन और सल्फर या कुछ अन्य पदार्थ भी इन कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है। ठीक है, ये क्या है? जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर इन दोनों के डेरिवेटिव व्युत्पन्न जो पदार्थ होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा इनके व्युत्पन्न, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स। ये डेरिवेटिव्स, ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर इन दोनों के व्युत्पन्न जो पदार्थ होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। सिंपल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, ठीक है, कौन सा कितना रेशियो होता है? 2:1 का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का रेशियो होता है और यही रेशियो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, क्या होता है? 2:1 का। इसीलिए इनको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसीलिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं और दूसरा जो इसकी सटीक परिभाषा है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव। मतलब जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होंगे या फिर इनके व्युत्पन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको हम ये बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर इनके डेरिवेटिव या व्युत्पन्न पदार्थ होंगे। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वही रेशियो वाटर में भी यही रेशियो होता है, इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम बोलते हैं। ठीक है,
कुछ जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरोनिक एसिड, ठीक है, वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। दूसरे कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, वो इस फार्मूला को शो करते हैं। इसलिए जो इनकी सटीक परिभाषा है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड्स। ये वाली इनकी परफेक्ट डेफिनेशन होती है, ठीक है। और दूसरा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यूरोनिक एसिड क्या है कि इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, और जबकि कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स जो होते हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, यूरोनिक एसिड, ठीक है। बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हैं। अगर इनके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो होता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा जो मेजर ग्रुप है वो कौन सा है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, क्लासिफिकेशन के कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। अगला क्या है कि अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो सिंपल यही फार्मूला जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला इसका होता है, ठीक है। CnH2nOn, इस फार्मूलों को सभी मोनोसैकेराइड्स फॉलो करते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, और ये वाटर सलेबल होते हैं, मतलब जल में घुलनशील होंगे और स्वाद में मीठे होंगे। इसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बहुत सारे इनके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल गुणों को ये प्रदर्शित करते हैं, सेम ओलिगोसैकेराइड्स भी और पॉलीसैकेराइड्स भी, ठीक है। इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 आधार पे, ठीक है, कि इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है। एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, दूसरे में कीटोनिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सबसे सिंपल शुगर्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। कैसे होते हैं, सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स का है सिंपल सैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स, क्यों, क्योंकि इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। इनका हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, नहीं हो पाता। ये सबसे सिंपल शुगर्स होते हैं, ठीक है। ये अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते हैं। दूसरा, अगर हम इसके और क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या बताया था कि ये 2 तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनके क्रियात्मक समूह के आधार पे। एक तो एल्डोज शुगर, ठीक है, एल्डोज या एल्डोजेस, और दूसरा कीटोज शुगर या कीटोजेस, ठीक है, कीटोज शुगर, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह CHO होगा, ठीक है, और इनमें क्रियात्मक समूह कीटोन होगा, CO, ठीक है, CHO और CO। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज और इसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज। ग्लूकोज में CHO ग्रुप पाया जाता है क्रियात्मक समूह, जबकि फ्रक्टोज में CO कीटोनिक समूह पाया जाता है, इसलिए इनको कीटोज बोलते हैं या कीटोज शुगर, या फिर इनको एल्डोज या एल्डोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया कि एल्डोज में CHO ग्रुप पाया जाएगा, एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा, जबकि कीटोज में कीटोनिक या CO ग्रुप या क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है। इनको एक हम दूसरे आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कार्बन नंबर के आधार पे, ठीक है। ये क्या है, क्रियात्मक समूह के आधार पर। दूसरा क्या है, कार्बन नंबर के आधार पे। कार्बन नंबर पे आधार पे कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कार्बन नंबर कितने कितने उपस्थित होते हैं। अगर हम सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड्स की बात करें या सिंपल शुगर की बात करें या सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो होता है 3 कार्बन का, ठीक, मतलब जिसमें 3 कार्बन उपस्थित हों, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइओज। क्या बोलेंगे, ट्राइओज। इसमें 3 कार्बन होते हैं
और इसका एग्जाम्पल होता है बहुत सारे, जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या फिर ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ग्लिसल्डिहाइड, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? ट्राइओज। इसी तरह से 4 कार्बन वाले को टेट्रोज बोलेंगे, ठीक है, इसमें 4 कार्बन उपस्थित होंगे, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इथाइरोज, एर्थ्रोज, ठीक है। इसी तरह से जिसमें 5 कार्बन होगी उसको पेंटोज बोलेंगे, ठीक है, इसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है। 3 कार्बन वाले को ट्राइओज, 4 कार्बन वाले को टेट्रोज, 5 कार्बन वाले को पेंटोज। और इसका एग्जांपल जैसे राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। इसी तरह से जिनमें 6 कार्बन होंगे उनको हेक्सोज बोला जाता है, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 6 कार्बन, 6 कार्बन होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसी तरह से 7 कार्बन वाले को हेप्टोज, ठीक है, 8 कार्बन वाले को ऑक्टोज, 9 कार्बन वाले को नॉनेज और 10 कार्बन वाले को डेकोज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे इनका कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका नाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। ट्राइओज 3 कार्बन वाला, टेट्रोज 4 कार्बन वाला, पेंटोज 5 कार्बन वाला, हेक्सोज 6 कार्बन वाला, ठीक है, हेप्टोज 7 कार्बन वाला, ठीक है, जैसे ग्लूकोहेप्टोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्टेज, नॉनेज और डेकोज, डेकोज में क्या? ग्लूको डेकोज, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से इनको हम मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रियात्मक समूह के आधार पर, दूसरा कार्बन नंबर के आधार पर, ठीक है। ये क्या है? कार्बन नंबर के आधार पर, ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, कार्बन नंबर के आधार पर, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं कि इनमें लगभग 2 से 10 मोनोसैकेराइड, ठीक है, लगभग 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होते हैं। इनका हाइड्रोलाइसिस अपने सिंपल शुगर्स में हो जाएगा, ठीक है। इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है, अपने सिंपल शुगर्स में। मतलब कि ये जितने मोनोसैकेराइड के अणु से मिलके बना होगा उतने ही मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइसिस के बाद प्राप्त हो जाएंगे। अगर दो मोनोसैकेराइड के अणु से मिलके बना होगा तो हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, तो 3 मोनोसैकेराइड के अणु हाइड्रोलाइसिस के बाद बनाएगा। इसी तरह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हीं मोनोसैकेराइड्स के अणुओं के आधार पे कि इसमें कितने मोनोसैकेराइड्स के अणु उपस्थित हैं, उसी के आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये भी क्या है कि मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, ठीक है। टेस्ट में कैसे होंगे? ये भी मीठे होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के अणुओं के आधार पे कि किसमें कितने मोनोसैकेराइड्स के अणु उपस्थित हैं, तो उसके आधार पे इसको हम डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे। मतलब डाइसैकेराइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसमें 2 मोनोसैकेराइड के अणु प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज में क्या? 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, डाइसैकेराइड में 2 होंगे, ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे। इसके बाद ट्राइसैकेराइड, ठीक है। ट्राइसैकेराइड में क्या होगा कि 3 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 3 मोनोसैकेराइड के अणु
उपस्थित होंगे, या फिर 3 मोनोसैकेराइड के अणुओं में ये क्या होगा, ब्रेक डाउन, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल जैसे रेफिनोज। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो डाइसैकेराइड्स का होगा CnH2ON-1। ठीक है, ये इसका डाइसैकेराइड का होगा। इसी तरह से ट्राइसैकेराइड्स का क्या होगा, CnH2ON-2। इसी तरह से टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इसी तरह से जैसे जैसे होगा उसी तरह से इनका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। ट्राइसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड्स के अणु होंगे, इसी तरह से टेट्रासैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड्स के अणु होंगे। ठीक है, कितने होंगे इसमें, 4 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे, या फिर जब टेट्रासैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसमें 4 मोनोसैकेराइड के अणु प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2ON-3। तो इस तरह से इनको हम आगे फर्दर ऑन करते रहेंगे। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड होंगे, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड होंगे। ठीक है, और टेट्रासैकेराइड्स में 4 मोनोसैकेराइड होंगे। इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एक एग्जांपल होगा स्टेओज। ठीक है, STACHYOSE, स्टेओज। ठीक है, इसी तरह से पेंटासैकेराइड, इसमें 5 कार्बन उपस्थित होंगे। क्या पेंटासैकेराइड में कितने होंगे, 5 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे। ठीक है, एक और जो है इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बर्वेस्कोज। ठीक है, VERBASCOSE, बर्वेस्कोज। ठीक है, इसी तरह से पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड्स में 3 होंगे, टेट्रा में 4 होंगे, पेंटा में 5 होंगे। तो इस तरह से हम ओलिगोसैकेराइड्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स को हम बोलते हैं ग्लाइकेन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन्स। ठीक है, ये नॉन शुगर्स होते हैं। ठीक है, मतलब नॉन शुगर्स का मतलब ये मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, ये मीठे नहीं होंगे, इसलिए इनको हम नॉन शुगर्स बोलते हैं। और ग्लाइकेन्स, इसीलिए इनको हम ग्लाइकेन्स बोलते हैं। और ये वाटर में सोलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाटर इनसोलेबल होंगे। ठीक है, जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स भी वाटर सोलेबल होंगे। ये कैसे होंगे, सोलेबल इन वाटर। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स भी वाटर सोलेबल होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स भी वाटर सोलेबल होंगे, जबकि पॉलीसैकेराइड्स ये वाटर इनसोलेबल होंगे, मतलब जल में अघुलनशील होंगे। ठीक है, ये नॉन शुगर्स स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और इनको ग्लाइकेन्स, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन्स। अगर इनको हम जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका होता है C6H10O5N। ठीक है, इसका ये जनरल फार्मूला होता है। अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम फर्दर 2 वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है, सेम।
तो जब पॉलीसैकेराइड्स एक समान मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज की यूनिट्स हो, फ्रक्टोज फ्रक्टोज की यूनिट्स हो, मतलब एक पॉलीसैकेराइड में एक ही तरह के मोनोसैकेराइड उपस्थित हों, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? होमो पॉलीसैकेराइड। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे सेलुलोज, ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन, ठीक है, काइटिन। इस तरह से ये सभी एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे? होमोपॉलीसैकेराइड्स। इसमें सभी एक समान मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे। और दूसरा क्या? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो का मतलब होता है विषम। इसमें ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, मतलब मिक्स होंगे, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स इसमें पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो इसलिए इनको हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट या हेपेरिन। हेपेरिन हो गया, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हो गया। ठीक है, ये इसके हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगर इसके मोनोसैकेराइड्स के अणु की बात करें तो इसमें मोर देन 10, ठीक है, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के अणु पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है कि लगभग 100 से 1000 मोनोसैकेराइड्स के अणु इनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इनकी परिभाषा हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इनके अगर सोर्स की बात की जाए तो इनके मेन सोर्स जैसे चावल हो गया, राइस हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ठीक है, तो इस तरह से ये शुगर बीट हो गया या स्वीट पोटैटो हो गई, ठीक है, या आलू हो गए, ठीक है, इन सभी में बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और हमारे शरीर को इन पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेन काम क्या होता है? ऊर्जा का, और दूसरा संरचना का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इनमें कार्बन उपस्थित होगा, हाइड्रोजन उपस्थित होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होता, कभी कभी नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी इनमें उपस्थित होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन को एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि इनको हम 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब जल में घुलनशील होंगे। मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। जितने मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के उपस्थित होंगे, हाइड्रोलाइसिस के बाद उतने ही मॉलिक्यूल वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स का सिंपल जो फॉर्मूला होगा वो CnH2nOn होता है, जबकि इसका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। इनको हम 2 भागों में 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, क्रियात्मक समूह के आधार पर, जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाएगा उनको एल्डोज शुगर बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। जिनमें कीटोन समूह पाया जाएगा उनको कीटोज शुगर बोलते हैं, जैसे फ्रक्टोज। दूसरा, कार्बन नंबर के आधार पे भी इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 कार्बन वाले को ट्राइओज बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को टेट्रोज बोलते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटोज, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज, 7 कार्बन वाले को हेप्टोज, 8 कार्बन वाले को ऑक्टोज, 9 कार्बन वाले को नॉनेज और 10 कार्बन वाले को डेकोज बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये भी स्वाद में मीठे होंगे, ठीक है। इनका फॉर्मूला डाइसैकेराइड्स क्या है कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे, टेट्रासैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड के अणु उपस्थित होंगे, या फिर क्या कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, ट्राइसैकेराइड्स हाइड्रोलाइसिस के बाद 3 मॉलिक्यूल्स में टूटता है। इसी तरह से ये सब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ये नॉन शुगर्स होते हैं, मतलब ये मीठे नहीं होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, मतलब जल में अघुलनशील होते हैं। इनको ग्लाइकेंस के नाम से भी जानते हैं। इनका जनरल फार्मूला C6H10O5N होता है। इनको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में एक समान प्रकार के मोनोसैकेराइड्स की चैन होगी, ठीक है, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड होंगे, लेकिन नॉर्मली 100 से 1000 मॉलिक्यूल्स या 1000 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल इसमें उपस्थित होंगे। हेट्रो में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोनोसैकेराइड्स के अणु उपस्थित होंगे,
और इसके एग्जांपल जैसे हेवेरन हो गया, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हो गई, ठीक है। इस तरह से ये इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और इनके सोर्स जैसे दूध हो गया, ठीक है, लैक्टोज शुगर उसमें पाई जाती है, ठीक है। आलू हो गए, आलू में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। राइस हो गई, ठीक है, या फिर कॉर्न हो गया, या फिर चुकंदर हो गए। इस तरह के बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है या फिर जिनसे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्लासिफिकेशन किस तरह से दे सकते हैं, इनके मेन सोर्स क्या हैं, ठीक है, इनका मेन काम क्या है, ठीक है, मेन काम ऊर्जा का और संरचना का। तो इस तरह से ये ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में